नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो इसमें हम लोग जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इस एक सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग 600 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 600 से बहुत ज़्यादा रहेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो पार्ट 9 देखेंगे। मतलब पार्ट 1 to 8 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 350 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। वो सारे पार्ट 1 to 8 जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि पार्ट 1 के जो सारे हम लोग 51 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कवर किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख कर आया हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि पार्ट 1 आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मोदी जी का ये जो थर्ड कैबिनेट बना उसका सारा डिटेल, सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स का लिस्ट, लोकसभा इलेक्शन 2024 के जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, उसके सारे डिटेल्स। फिर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना, यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन बने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख कर आया हूँ पार्ट 1 के, ताकि आप समझ सके कि पार्ट 1 कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से पार्ट 2 में देखिए एनएसए कौन बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा पार्ट 2 देखना कितना जरूरी है। पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी तरीके से पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 8 जो हम लोग पिछला कवर किए थे उसमें देखिए 18th लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं, नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन बने, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100वां मेंबर कौन बने हैं। इस तरीके से आप देखकर समझ सकते हैं कि सारे ही पार्ट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो पार्ट 1 to 8 का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे पार्ट्स के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं पार्ट 9 की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 351 से। क्वेश्चन नंबर 351, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया टीम इंडिया के द्वारा। 351 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लायक। तो 2024 का जो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ये 9वां एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का। अब इसको को होस्ट किया गया था वेस्ट इंडीज़ के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 1 जून से लेकर 29 जून 2024 तक, 29 जून को फाइनल मैच हुआ। अब फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 7 रन से। अब ये कहाँ पे हुआ था? फाइनल हुआ था केंसिंगटन ओवल ग्राउंड, जो कि बारबाडोस के ब्रिज टाउन में है, वहाँ पे फाइनल हुआ था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। अब देखा जाए 4 नाम, उसैन बोल्ट, क्रिस गेल, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी, इन चारों को अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। तो आईसीसी के द्वारा इन चारों को अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर। इंग्लैंड टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन थी। मतलब 2022 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता इंग्लैंड टीम रही थी। तो ये कुछ जानकारियां थी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 और जानकारी है, जैसे नंदिनी जो कि इंडिया की डेयरी ब्रांड है, वो स्पॉन्सर कर रही थी आयरलैंड और स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। और अमूल जो डेयरी ब्रांड है वो स्पॉन्सर कर रही थी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को, यूएसए की क्रिकेट टीम को और श्रीलंका की मेंस क्रिकेट टीम को। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। 352वां देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जैसे ही इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 का, तो कुछ खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। तो वो कौन कौन से हैं?
तो विराट कोहली इन्होंने संन्यास लिया है, रोहित शर्मा ने भी लिया है, और इसके बाद रविंद्र जडेजा जो कि इंडिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हुए हैं, तो इन्होंने भी संन्यास का घोषणा किया है। तो 352 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। 353। अब हम लोग थोड़ा महिला क्रिकेट का भी बात कर लेते हैं। टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिया की ओपनर बैट्समैन शेफाली वर्मा। ये बन गई हैं टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी, और ये सिर्फ 20 साल की हैं और इन्होंने 194 बॉलों में लगाया है टेस्ट में दोहरा शतक। और ये रिकॉर्ड तोड़ी हैं अनाबेल सदरलैंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और अनाबेल सदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही बनाया था दोहरा शतक, और ये बनाए थे 248 बॉलों में, और शेफाली वर्मा ने बना दिया सिर्फ 194 बॉलों में, और इन्होंने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही बनाया है। 354। 18वीं लोकसभा में चुने गए नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाया? तो हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं पार्ट 7 में। तो प्रोटेम स्पीकर जो भर्तृहरि महताब थे, उन्होंने शपथ दिलवाया था सारे नवनिर्वाचित सांसदों को। तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो अपॉइंट किए थे 7 टाइम के लोकसभा के एमपी, जो कि कटक उड़ीसा से 7 बार ये एमपी रह चुके हैं लोकसभा के। पहले ये बीजेडी के मेंबर थे, बीजू जनता दल के, भर्तृहरि महताब। अब ये हो गए हैं बीजेपी के। तो इनको अपॉइंट किया गया था प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के। अब प्रोटेम स्पीकर जो है शब्द है, ये संविधान में इसका कहीं पे मेंशन है ही नहीं। तो एक्चुअली इसका मेंशन है कहाँ? तो हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वर्किंग के लिए जो एक हैंडबुक है, मतलब हैंड रिटन जो कुछ रूल्स है, उसमें इसका मेंशन है। और उसमें यह भी मेंशन है कि प्रोटेम स्पीकर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सब इसमें लिखा गया है। अब आर्टिकल 94 की बात करें भारत के संविधान का, तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी लोकसभा के स्पीकर होंगे उनको रिजाइन करना पड़ेगा। कब? जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, मतलब नया जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें जो नए मेंबर चुने जाएंगे, उनका जब पहली बार मीटिंग होगा उसी समय, उसके पहले ही लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन कर देना है। मतलब लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ओम बिरला जी, उनको रिजाइन करना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि रूल है। तो लोकसभा के स्पीकर तो कोई है नहीं, तो इसीलिए टेम्पोररी एक स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, जिसका होता है नाम, पद होता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि इस बार थे भर्तृहरि महताब जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17वीं जो लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला, उनको रिजाइन करना पड़ा 24 जून 2024 के पहले। यहाँ पे 2024 कर लीजिएगा, 2024 के पहले, क्योंकि नई लोकसभा की पहली मीटिंग 24 जून 2024 को ही हुई। उसके पहले वो मतलब अपना वो इस्तीफा दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के स्पीकर तो कोई रहे ही नहीं, तो प्रोटेम स्पीकर ने सबको शपथ दिलवाया। अब देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या होता है। हालांकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, बट फिर भी देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मेन फंक्शन ये होता है कि जो सारे नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनको शपथ दिलवाना, साथ ही साथ नए स्पीकर का चुनाव करना और नए डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना, ये भी प्रोटेम स्पीकर का ही काम होता है। और इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाए और डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों जब अपने ऑफिस को ग्रहण कर ले, उसी क्षण ही ये जो प्रोटेम स्पीकर जो अपॉइंट किए गए थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तो नए स्पीकर आ गए, डिप्टी स्पीकर आ गए, तो वो लोग आगे काम करेंगे। आगे देखते 355। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसकी एक रिपोर्ट आई, इसके अनुसार वर्ष 2023 में एफडीआई के मामले में भारत कौन से स्थान पे था? तो भारत था 15वें स्थान पे। 355 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई 2023 में, इंडिया में जो एफडीआई, उसमें 43% का ड्रॉप आया 2022 से अगर कंपेयर करेंगे तो। मतलब एफडीआई 2023 में रहा सिर्फ 28 बिलियन डॉलर, जो कि 2022 में कितना था? 49 बिलियन डॉलर। और साथ ही साथ इंडिया का जो पोजीशन है टॉप रेसिपिएंट्स के मामले में, ग्लोबल एफडीआई के टॉप रेसिपिएंट्स के मामले में, तो 2022 में था 8वें नंबर पे और 2023 में हो गया
15वें नंबर पे, मतलब काफ़ी भारी भरकम गिरावट आया। अगर ओवरऑल एफडीआई बात करें दुनिया भर में कितना आया, तो इसमें भी गिरावट आया 2% का। मतलब 2023 में अगर 2022 से कंपेयर करके देखें तो 2% का गिरावट आया दुनिया भर में ऑन एन एवरेज। अगर बात करें टॉप 3 देशों की जिनको सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली, तो यूएस टॉप पे रहा, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे सिंगापुर रहा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पिछले पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं, पहले के पार्ट्स में, तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 100 अरब डॉलर का प्रेषण मतलब रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। ये हम लोग पार्ट 3 में देख चुके हैं, बट इससे थोड़ा सा रिलेटेड था तो मैं यहाँ पे फिर से ले आया कि 100 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो वो बना था हमारा भारत देश। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इंडिया को 2022 में टोटल 111.22 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस मिला। रेमिटेंसेस होता है मतलब भारत का कोई नागरिक दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है, वहाँ से जो वो पैसे भेज रहा है अपने देश में, वो होता है रेमिटेंसेस। तो भारत को जो रेमिटेंसेस मिले ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा थे। अब इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश ने 100 बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस किया, तो ये ऐसा इस रिपोर्ट में आया, यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी इस रिपोर्ट में आया। अब एक और देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार 2022 में जो टॉप 5 देश रहे रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाले, उसमें इंडिया तो पहले पे था, हम लोग देख चुके हैं, दूसरे पे रहा मैक्सिको, तीसरे पे चाइना, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे रहा फ्रांस रेमिटेंसेस प्राप्त करने के मामले में। एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था कि वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन रहा। ये हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ नंबरिंग में। तो ये रहा इस बार फिर से हो गया चाइना, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो डेटा है ये रिलीज किया गया था थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा। तो चाइना एक बार फिर से बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कितना ट्रेड हुआ था? 118.4 बिलियन डॉलर। हालांकि यूएस कुछ ज़्यादा पीछे भी नहीं था, यूएस के साथ था 118.3 बिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही माइनर दोनों में डिफरेंस रहा, बट फिर भी मानना पड़ेगा कि चाइना ही रहा इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब चाइना जो था इसके पहले इंडिया का टॉप बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, बाद में 22 और 23 में यूएस बन गया था, इस बार 24 में फिर से चाइना बन गया। चाइना के साथ जो व्यापार होता है उसमें इंडिया जो है इंपोर्ट करता है चाइना से 101.7 बिलियन डॉलर। टोटल ट्रेड कितना? 118.4 बिलियन डॉलर। उसमें इंडिया इंपोर्ट करता है 102 बिलियन डॉलर लगभग, और एक्सपोर्ट करता है सिर्फ लगभग 17 बिलियन डॉलर। तो काफ़ी ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया और चाइना के बीच में। 356 अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते। 356 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक था। और ये जो अंडर 17 और अंडर 23 जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का हुआ, ये हुआ जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। आगे देखते हैं 357 निम्न में से कौन सा देश फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का हिस्सा है? मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज का हिस्सा कौन कौन सा देश है? तो यूएसए तो है ही, जापान भी है और साउथ कोरिया भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 357 का डी, मतलब फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है यूएसए, जापान और साउथ कोरिया। तो यूएस, जापान और साउथ कोरिया इन्होंने एक लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल किया जिसका नाम रखा गया फ्रीडम एज। इसमें नेवी के डिस्ट्रॉयर्स थे, फाइटर जेट्स थे, न्यूक्लियर पावर जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है थियोडोर रोजावेल्ट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका एम क्या था, मकसद क्या था कि डिफेंस जो है इसको कहीं ना कहीं मजबूत करना है, मिसाइल से मतलब मिसाइल के अगेंस्ट जो डिफेंस है उसको मजबूत करना है, साथ ही साथ सबमरीन, एयर अटैक, कहीं से भी अटैक होता है तो उसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करना, यही मकसद होता है ऑब्वियसली ज़्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेज का। तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है, मतलब जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है ये डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसने ऑब्वियसली इस मिलिट्री एक्सरसाइज को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक कह डाला कि ये एशियन वर्जन ऑफ नेटो है। नेटो के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हम लोग पार्ट 8 में कर चुके हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ के जो है
तानाशाह जो है उन्होंने इसको एशियन वर्जन ऑफ नेटो तक कह दिया। तो DPRK के जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, मतलब नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसका ऑफिशियल नाम है उसका कैपिटल है सियोल। और साउथ और नॉर्थ कोरिया जो है ये सेपरेटेड है किससे, 38th पैरेलल से दोनों सेपरेटेड है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 358। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो कौन सा है? तो ये है लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है, ये बना है पहला फुल फंक्शन लिटरेसी प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। कितना लिटरेसी हो गया यहाँ पे? 97% यहाँ पे लिटरेसी हो गया है लद्दाख में। 359 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। 359 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के जो फादर रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर जो रहे हैं PC महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांता चंद्र महालनोबिस, उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए उसी दिन मनाया जाता है। ये 29 जून को ही मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इस बार का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे था 2024 का, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए आप जानते हैं डेटा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये डे इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 360 संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो RPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव जी, उनके द्वारा इस ऐप को, संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? ताकि जो 3 नए क्रिमिनल एक्ट जो लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों जो क्रिमिनल एक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप को लॉन्च करने का मेन एम ही यही है कि भाई पुराने और नए लॉ में जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में RPF के जो सारे पर्सनल हैं उनको एजुकेट और एम्पावर करना, यही इस ऐप को लॉन्च करने का मेन मकसद है। 361 किस अनुच्छेद के तहत केरला विधानसभा ने केरला का नाम केरलम करने का बिल पास किया है? तो उन्होंने अनुच्छेद 3 के तहत इस बिल को पास किया है। 361 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ के जो CM है केरला के पिनरई विजयन, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टेट का नाम है वो केरला लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान की पहली अनुसूची में हमारे स्टेट का नाम केरला लिखा हुआ है। तो अब केरला की असेंबली ने सेंटर से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें इमीडिएट कोई कदम उठाइए और हमारे स्टेट का नाम बदल के केरलम कर दीजिए आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अब इसके साथ साथ ही आप क्या कीजिए कि जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, जिसमें सारे लैंग्वेजेस के बारे में जिक्र है, वहाँ भी आप नाम बदल के इसको केरलम कर दीजिए। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। 362 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक किस देश में हुई? मतलब 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग जो है वो किस देश में हुई? तो ये हुई इंडिया में। 362 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। किस लिए हुआ? कि ये इशू डिस्कस करना था। कौन से इशू? शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको मतलब डिस्कस करने के लिए इस बैठक का आयोजन हुआ। इसके अलावा बायोफ्यूल सेक्टर के बारे में भी डिस्कस हुआ इस बैठक में। तो इंडिया को इसका चेयरमैन चुन लिया गया था कब? जब 63वीं हुई थी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, जो कि यूके के लंदन में हुई थी। उसी समय इंडिया को 64th के लिए चेयरमैन चुन लिया गया था। तो इस बार कौन सा हुआ? इस बार हुआ 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, जो कि हुई भारत में। आगे देखते 363 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार 2025 में भारत का कौन सा जिला राजस्व जिला बनेगा? तो ये बनेगा बगहा। 363 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो वेस्ट चंपारण जिला है उसके अनुमंडल हैं 3, एक है बेतिया और दूसरा है नरकटियागंज और तीसरा है बगहा।
तो ये वेस्ट चंपारण के जो अनुमंडल है उसमें से एक है, तो ये बनेगा राजस्व जिला बनेगा 2025 में बिहार का। 363 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 364 उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये भी बनाया जाएगा अयोध्या में ही, जहाँ राम लला जी की मूर्ति विराजमान है, जहाँ पे मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, वहीं पे बनाया जाएगा एक मंदिर संग्रहालय। 364 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है टाटा सन्स का जो प्रपोजल था एक टेम्पल म्यूजियम बनाने का अयोध्या में, उस प्रपोजल को यूपी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। तो इसके अलावा ये करेगा क्या? तो बेसिकली ये दिखाएगा एक आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज है अयोध्या का, उसके साथ ही साथ साइंटिफिक एलिमेंट जो है इंडियन टेम्पल्स का, उसको इस संग्रहालय बेसिकली एक प्रदर्शनी लगाएगा, दिखाएगा। अब इसका एस्टिमेटेड बजट कितना है? तो ये बजट है लगभग 750 करोड़। 365 आईबी के चीफ कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है जिनको हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है? तो ये हैं तपन कुमार डेका जी। 365 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आईबी चीफ बने रहेंगे। तो इनके परफॉर्मेंस के आधार पर पिछले 2 साल में इनका जैसा परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये जून 2025 तक आईबी के चीफ बने रहेंगे। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जो नए डीजी हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी जी। और पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले, कि आरपीएफ के जो डीजी हैं वो कौन है? वो है मनोज यादव जी, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कुछ और डीजी हम लोग देख लेते हैं। एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह जी, सीआईएसएफ की डीजी जो पहली महिला डीजी बनी है नीना सिंह, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी के डीजी है राहुल राजकोत्रा, एनडीआरएफ की डीजी है पीयूष आनंद, ये भी नए बने हैं। एनएसजी के डीजी ये भी नए बने, नलिन प्रभात। और नए आर्मी चीफ अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये बिल्कुल लेटेस्ट है क्योंकि 30 जून को ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसके अलावा नए वाइस चीफ बने हैं आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, क्योंकि पहले वाइस चीफ ये थे उपेंद्र द्विवेदी, ये बन गए चीफ, तो वाइस चीफ अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। आगे देखते हैं 366 हाल ही में कौन फिर से इफ्को के चेयरमैन बने हैं? तो दिलीप संघानी एक बार फिर से बन गए हैं इफ्को के चेयरमैन। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले एमपी रह चुके हैं दिलीप संघानी, और साथ ही साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये दोबारा से चुने गए हैं इफ्को के चेयरमैन, और ये इनका लगातार दूसरा टर्म है। आगे देखते हैं 367 हाल ही में राधा रतूड़ी को किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त। 367 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 368 हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रंजीत कुमार अग्रवाल जी को ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 369 एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय नायर जी। 369 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो संजय नायर रिप्लेस करेंगे अजय सिंह को। तो एसोचैम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1920 में। किस लिए? इंडियन जो इंडस्ट्री है उसका एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए एसोचैम का स्थापना हुआ था। 370 हाल ही में ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्नब बनर्जी। 370 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 371 हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मौसमी चक्रवर्ती जी को। 371 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 372 हाल ही में AICF मतलब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन नारंग जी। 373 चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है। एक दिया गया रितिका चोपड़ा को और एक दिया है ग्रीष्म कुठर जी को। तो 373 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी। 373 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चमेली देवी जैन अवार्ड जो है ये बेसिकली
एक एक्सेप्शनल अगर आप कोई काम करते हैं फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आपको दिया जाता है। तो इस बार ये दिया गया ग्रीष्म कुठर और रितिका चोपड़ा को, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, एक्सेप्शनल काम किया था जर्नलिज्म के क्षेत्र में। अब चमेली देवी जैन अवार्ड जो है ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, और इसको सेटअप किया गया था द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1980 में। अब नाम यही क्यों रखा गया, चमेली देवी जैन? तो ये चमेली देवी जैन के नाम पे इस अवार्ड को रखा गया है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, कम्युनिटी रिफॉर्मर थी, और इनको बेसिकली जेल में डाल दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। इसीलिए अब इनके नाम पे इस अवार्ड का गठन हुआ था, जो कि 1980 में हुआ था द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। 374 संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया टीएम कृष्णा जी को। 374 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक कार्नाटिक म्यूजिशियन है टीएम कृष्णा जी, और इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और इनको अब अगर बात करें कि नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024 किसको दिया गया, तो ये दिया गया नीना प्रसाद को। जिस तरीके से संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया टीएम कृष्णा को, उसी तरीके से नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया नीना प्रसाद जी को। आगे देखते हैं 375 लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन जी को। 375 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 376 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया स्पेस साइंस के क्षेत्र में, ये दिया गया पाबुलुरु सुब्बा राव जी को। 376 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 377 हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयंका अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयंका अवार्ड। 377 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2027, तो इसकी मेजबानी करेगा ब्राज़ील। 378 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ब्राज़ील ने हरा दिया ज्वाइंट बिड को, जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी, ये तीनों ने एक साथ बिड डाला था कि हम तीनों साथ में होस्ट करेंगे, उसको ब्राज़ील ने हरा दिया और ब्राज़ील ने होस्टिंग राइट जीत लिया। तो अब ऐसा है कि ये पहला ऐसा फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होगा जो कि साउथ अमेरिका में होगा। अब ब्राज़ील इसके साथ साथ छठा देश बन गया है जो कि मेंस और विमेंस दोनों का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला छठा देश बन गया है। पहले 5 कौन से थे? स्वीडन, यूएस, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा, और अब ब्राज़ील बन गया छठा देश। अब 2027 का जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होगा ये 10वां एडिशन होगा फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का। और इसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि स्पेन जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो कि पिछली बार इन्होंने पहला टाइटल जीता 2023 में, तो ये डिफेंडिंग चैंपियन है। आगे देखते हैं 379 हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो चक्रवात जो उठते हैं मतलब जो साइक्लोन आते हैं उनका नामकरण भी किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा। तो ये रेमल नाम जो रखा गया ये रखा गया ओमान के द्वारा। 379 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 380 हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किस भारतीय राज्य में तेल रिसाव प्रक्रिया ड्रिल का आयोजन किया गया? तो अक्सर क्या होता है जब तेल आप मंगवाते हैं किसी और देश से तो ला रही होते हैं बड़े बड़े टैंकर, मतलब बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, तो उससे क्या तेल लीक होकर समुद्र में फैल जाते हैं, तो उससे उसको लेकर कहीं ना कहीं ऑलरेडी ड्रिल किया जाता है। तो ये ड्रिल कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया वेस्ट बंगाल में। 380 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ पे तेल रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया था इसके देश के छोर पे, तो इसीलिए इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पीएम है कीथ क्रिस्टोफर रॉली। आगे देखते हैं 382 हाल ही में हुए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है अनसुया सेन गुप्ता जी। 382 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहली इंडियन बनी है जो कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीती हैं 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हुआ था। और इनको अवार्ड किस लिए मिला? इनका जो परफॉर्मेंस था
द शेमलेस में, जिसको लिखा गया और डायरेक्ट किया गया बल्गेरिया के फिल्म मेकर हैं कॉन्स्टेंटिन बोजानोव, उनके द्वारा इसको लिखा भी गया था और डायरेक्ट भी किया गया था द शेमलेस को, जिसके लिए अवार्ड मिला अनासुया सेन गुप्ता को। और किस सेक्शन में मिला? अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में मिला। और ये कौन सा था? ये 77वां एडिशन था इस फेस्टिवल का। कौन से फेस्टिवल का? कांस फिल्म फेस्टिवल का। 383 साइबर सुरक्षा 2024, ये जो अभ्यास है इसका आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? साइबर सुरक्षा 2024 इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 383 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज था साइबर सुरक्षा 2024, ये कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज था। इसमें क्या है, सारी जो डिफेंस साइबर एजेंसी है इंडिया की वो इसमें पार्टिसिपेट की थी और ये 20 मई से लेकर 24 मई 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने भी इस इवेंट में शिरकत किया और उन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया की साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि अक्सर साइबर अटैक्स होते रहते हैं रसिया से, चाइना से, तो उससे बचना है। तो मेन गोल जो था इस एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का, वो ये था कि इंडिया का जो साइबर डिफेंस स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। सारे जो साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सबका डिफेंस स्किल को इम्प्रूव करना है, वही इसका मेन मकसद था। 384 उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है सिक्किम। 384 का सी। 385 पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। 385 का डी। 386 जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। 386 का ऑप्शन बी। 387 पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये खोला जाएगा असम में। 387 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 388 पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मणिपुर में। 388 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 389 अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर पे है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, तीसरे पे है जेवियर मिली और चौथे पे है डोनाल्ड टस्क। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। 390 हाल ही में पहला कन्या सैनिक स्कूल भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो ये खोला गया है मथुरा में। क्या खोला गया है? फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स। 391 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन। तो ये इन्होंने किया गोवा में। 391 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 392 कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है? फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म। तो ये शुरू करने जा रही है गुजरात की सरकार। 392 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है द्वारका में। तो ये जो हमारी पुरानी जो मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसके अनुसार ये जो बेट द्वारका जो शहर है ये बेसिकली लॉर्ड भगवान जो कृष्ण भगवान है उनके द्वारा ही इस शहर को बसाया गया था, जो कि अब पानी के अंदर जलमग्न हो चुका है। 393 सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? तो वो योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 393 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 394 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो ये 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 394 का बी। 395 हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम स्फेरोथेका वर्षाभू है, इसकी खोज किस भारतीय राज्य में की गई है? तो ये किया गया है कर्नाटका में, इसका खोज किया गया है। 395 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 396 वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान है
दूसरा। पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना। 396 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाइना इस पे टॉप पे है। 397, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो ये है इंडिया। 397 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग जो 24% जो दूध है वो अकेला इंडिया उत्पादन करता है। दूसरे पे है यूएसए, तीसरे पे है पाकिस्तान और चौथे पे है चाइना। 398, हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है फारसी भाषा को। 398 का ऑप्शन डी करेक्ट हो। 399, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। 399 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 400वां देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है चिनाब नदी पे। 400वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस पुल की जो ऊंचाई है वह 359 मीटर, जो आईफिल टावर का ऊंचाई है वह 324 मीटर, मतलब आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये रेलवे पुल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। 401, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है? तो ये है अटल सेतु। 401 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के यही थे हमारे सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये सारे क्वेश्चंस लाने में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 10 में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।